बीते कई दिनों से हमने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाइयां और बढ़ चुकी है दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ को ध्यान में रखते हुए। इस केस में दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है और अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश की है। जहां आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली एलजी और यूनियन ने दिल्ली के कई इम्पोर्टेंट काम में टांग अड़ाई है, तो आम आदमी पार्टी अच्छे से दिल्ली की सरकार के लिए काम नहीं कर पा रही। वहीं बीजेपी ने उल्टा आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई है कि उनके पास ही सारे पावर्स है और वे बस झूठे इल्जाम लगाते हैं। इस बेसमेंट डेथ की वजह से आम आदमी पार्टी के अलावा एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी रेडार पर आई है और खूब फटकार सुन रही है। पर आपको बता दें कि एमसीडी के वर्किंग पर भी अब कई सवाल उठे हैं और जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि पिछले 1.5 ईयर से एमसीडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और एलजीवी सक्सेना के बीच एक अलग जंग छिड़ी हुई है। और जिस मामले में अब जाकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंसिस्टिंग ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और पीएस नरसिम्हा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला आम आदमी पार्टी या एलजी और यूनियन के फेवर में सुनाया है, आगे देखते हैं। तो असल में आम आदमी पार्टी और एलजी में एमसीडी को लेकर झगड़े शुरू हुए हैं पिछले साल से। दिसंबर 2022 एमसीडी पोल्स में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था, जो पिछले 15 सालों से एमसीडी पर राज कर रही थी। पर ये जीत फीकी पड़ गई जब एलजी ने इस कॉर्पोरेशन में 10 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, और वो भी बिना दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर्स की सलाह पर। जहां एलजी के इस एक्ट को आम आदमी पार्टी ने इलीगल ठहराया था और इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, वही एलजी की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि लॉ के तहत एलजी के पास ये पावर्स है। हालांकि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एलजी को खूब फटकारा था और कहा था कि वे ऐसे ही किसी को भी नॉमिनेट, और वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के इनपुट के बिना। हियरिंग काफी इंटेंस भी हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खुद नोट किया था कि बाय गिविंग दिस पावर टू द एलजी ही कैन इफेक्टिवली डिस्टेबलाइज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमसीडी। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने इस मामले के कुछ समय पहले ही ये क्लैरिफाई किया था कि द एलजी डिड नॉट हैव स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द नेशनल कैपिटल वेयर अ यूनिक असिमेट्रिक फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वाज इन एग्जिस्टेंस। और आर्टिकल 239AA सबसेक्शन 3A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के मामलों में एलजी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आम आदमी पार्टी के फेवर में रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कि ये फैसला भी उनके फेवर में आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये हेल्ड किया है कि एलजी द्वारा एमसीडी में 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करना एक स्टैट्यूटरी पावर है और ना कि एग्जीक्यूटिव पावर। अब क्योंकि ये पावर स्टैट्यूटरी है और एलजी को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट से ये पावर मिलती है, तो ऐसे में वे बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट के एड के ये नॉमिनेशंस कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेल्ड सेक्शन 3 सबसेक्शन 3B1 of the DMC Act 1957 provides that the LG can nominate 10 persons with special knowledge in municipal administration to the DMC. Since it was a statutory power and not an executive power, the LG was expected to act as per the statutory mandate and not as per the aid and advice of the Delhi government. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ऑर्डर में ये भी स्टेट किया है कि उन्होंने पहले भी क्लैरिफाई किया है कि if the parliament makes laws in relation to a subject in list 2 state list or list 3 concurrent list, the executive power of the GNCTT will be limited to the extent. तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एलजी की ओर से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन के आर्गुमेंट से अग्री किया है, जहां उन्होंने शो किया था कि the file pertaining to nominations to the MCD directly came to the office of LG as he is the administrator and the concept of aid and advice is not applicable in this case. आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एएसजी जैन से सवाल भी किया था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर यू टू नॉमिनेट? शो अस द सोर्स ऑफ पावर ऑफ एलजी। डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ एलजी टू अपॉइंट ऑल्डरमैन? हालांकि वही दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेट किया था कि एलजी खुद की मर्जी से अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते हैं। इट कंटेंडेड दैट द वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर कंटेन्ड इन आर्टिकल 239AA of the Constitution, special provisions with respect to Delhi had to be read as Administrator LG acting on the aid and advice of the Council of Ministers. सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एलजी को आगे के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस भी दिए थे, to accept the proposed names recommended to him for nomination to MCD by the elected government, to differ with the proposal and refer the same to the president. हियरिंग के दौरान नाराजगी जताते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेट भी किया था कि अब तक तो एलजी को ये अपॉइंटमेंट्स वापस भी ले लेनी चाहिए थी, एंड दैट देयर आर 12 zones, 12 ward committees and aldermen can be appointed to any committee.
For the first time in last 30 years, the LG has directly appointed members in the MCD and earlier it was always based on aid and advice of the government. Hearing काफी इंटेंस भी थी जब CJ DY चंद्रचूड़ ने ASG जैन को सलाह भी दी थी, Why don't you advise the LG that he cannot nominate members in the MCD? He has to act as per the aid and advice of the government. दिल्ली सरकार की ओर से ये प्ली एडवोकेट शदान फरासत ने फाइल की थी और इन नॉमिनेशंस को डिसमिस करने के साथ उन्होंने ये मांग भी रखी थी कि आगे से LG इस मामले में दिल्ली सरकार की मदद भी लेंगे. And the plea stated, This petition has been filed by the elected government of the NCT of Delhi seeking inter alia quashing of orders dated and consequent gazette notifications whereby the lieutenant governor has illegally appointed 10 nominated members to the MCD on his own initiative and not on the aid and advice of the Council of Ministers. इस प्ली में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया था कि ऐसा कुछ पहली बार ही देखने को मिला है and that this is the first time such a nomination has been made by the LG completely bypassing the elected government, thereby arrogating to an unelected office a power that belongs to the duly elected government. दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इलेक्टेड काउंसलर्स के अलावा the MCD also had to include 10 people above 25 years of age having special knowledge or experience in municipal administration which were to be nominated by the administrator. इन 10 मेंबर्स को ही ऑर्डरमैन कहा जाता है और जिन्हें LGB सक्सेना ने बिना किसी डिस्कशन से खुद ही अपॉइंट किया था और जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार दिखी है. अपने प्ली में they had stated it is pertinent to note that neither a section of the MCD Act nor any other provision of law says anywhere that such nomination is to be made by the administrator in his discretion. और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो ये मामला सीधे फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा. पर इस केस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया ही नहीं क्योंकि LGB सक्सेना ने खुद से ही अपॉइंटमेंट कर दी थी और दिल्ली सरकार को इसमें कोई से नहीं मिला था. The plea also stated, accordingly under the constitutional scheme, the LG is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers and if there is a difference of opinion, he may refer the matter to the President and under no circumstances does he have any independent decision making power. LG के इस डिसीजन को फटकारते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेट किया था कि it was not open to him at all to make nominations on his own initiative, completely circumventing the elected government. As such, the nominations made by the LG are ultra vires and illegal and are consequently liable to be quashed. तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से आम आदमी पार्टी कैसे संभल पाएगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में कैसे ही सरकार और LG मिल के काम करने वाले हैं. इन्हीं सब के बीच में उम्मीद ये है कि शायद अब जाकर MCD के फंक्शनिंग में थोड़ी सुधार हो सकती है. इसमें आपकी क्या राय है? Do let us know in the comment section. Until then, keep supporting Law Chakra.